धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, आदित्य सत्संगी, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदूरिया सर, Vineet Gaurji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, वणक्कम। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी जी, और इस वक्त धुआंधार चल रही है। आदि भाई, पिछले 48 घंटे काफी भारी रहे हैं। 2 कंट्रीज फिर से वॉर, 3 कंट्रीज वॉर में थी, 12 को और खींच लिया उन्होंने। लेटेस्ट अपडेट क्या है यूएस, इजराइल एंड ईरान वॉर के बीच में जी, और क्यों यूएस सीज फायर की मांग कर रहा है? मांग करूं या रिक्वेस्ट कर रहा है जी? नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो पिछले 48 घंटे से मैंने ये सारे नोट्स बनाए पूरे के ऊपर, एक एक इंसिडेंट पे किसने किसको कितनी मिसाइल, क्योंकि सब तरफ से झूठ चलता है ना, इसे वॉर में हर तरफ से होता है। और इसको आप देखिए, सिर्फ वॉर के जैसा देखिए, डोंट लुक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री। देखिए कि बस ईरान, इजराइल और अमेरिका कैसे लड़ रहे हैं। एंड आई थिंक इंडियन आर्मी भी इसको ऐसी देख रही होगी ऑब्जेक्टिवली, कि भाई, क्योंकि मेरा समरी पहले बता दो आपके दर्शकों को, भारत बहुत सुरक्षित है। ओके, क्योंकि जितना भी ईरान ने वेपन्स यूज किए हैं, टैक्टिक्स यूज किए हैं, वी आर 30 to 40 टाइम्स बिगर। तो अगर अमेरिका इतना भी नहीं झेल पाया, हमारे सामने वो मच्छर है। तो स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ नाउ। थैंक यू टू नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड जिन्होंने ये जबरदस्त फीट अरेंज किए। ठीक है, ये पूरा युद्ध जो है ड्रोन्स, मिसाइल्स के ऊपर आधारित है। यहाँ पे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर फेल हो गए, बड़े बड़े जो लार्ज ओल्ड स्टाइल था, मैं आ रहा हूँ अपनी बंदूक लेके और ठोक दूंगा तुमको, वो सब खत्म हो गया। तो द वे America decapitated the entire Irani leadership, including the supreme leader of all Shia. मैं किसी सहानुभूति की तरफ से नहीं बात कर रहा, कुछ नहीं। We are neither left nor right, we are धार्मिक in the center. जहाँ पे गलत होगा वहां बोलेंगे, जहाँ पे नहीं है नहीं। तो ये समझना चाहिए आपको कि आप किसी की देश में जाके मनमाने तरीके से जिसको उड़ा रहे हो, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया है वो टेररिस्ट है। कल को भारत के विरुद्ध भी कर सकते हैं। अरे ये टेररिस्ट है, मोदी को तो टेररिस्ट बुलाते थे, मोदी जी को लोग, ये लोग वेस्टर्न मीडिया में, राइट? आपने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, उसको मार दिया। ऐसे तो नहीं चलता है दुनिया। तो बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया अमेरिकन ने। आपने देखा होगा, हम लोग कितने समय से ट्रैक कर रहे थे यूएसएस अब्राहम लिंकन आएगा आएगा। हम लोग 15 दिन लगेंगे, 20 दिन, 18 दिन भी चल चल के आ गया वो, चलते हुआ आ गया वहां पे। अब वापस उलट के जा रहा है। ऐसा क्या हो गया? इतना बड़ा जोश आ करके लाए मोदी, वो अपना ट्रम्प साहब उधर, और वापस उलट के भागना शुरू कर दिया उसने। ये तो वियतनाम वाला इंसिडेंट हो गया। तो 3 स्ट्रेटेजीज यूज करी इसराइल ने, सॉरी ईरान ने। इसराइल का फर्स्ट अटैक जो था, आपने शो किया था मैंने, 200 प्लेन ने अटैक किया वेस्टर्न साइड में, घूम के गए, बमबारी की, और फिर B-2 बॉम्बर्स उड़े, यूएस से डायरेक्टली उड़े, केंटकी से नॉन स्टॉप बमबारमेंट करके चले गए। अब पता लगा एक गिर गया, एक गिरा दिया। और पता लगा कि फिर देखिए स्ट्रेटेजिकली क्या किया उन्होंने, सारे सस्ते ड्रोन्स को लिया और
देखिए क्या है कि सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन का डिबेट है यहाँ पे, कि अगर आपने सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है, तो अगर सेंट्रलाइज को आपने उड़ा दिया, तो बाकी लोग सरेंडर कर जाएँगे। ये मानसिकता होती है जनरली। उन्होंने अमेरिका ने वही किया, टॉप की पूरा वाइप आउट कर दिया। एंड उसके बाद जो है ईरान एज़ ए कंट्री स्टूड अप, चाहे ईरानी ज्यू हो, चाहे ईरानी सुन्नी हो, चाहे ईरानी ज़ोरास्ट्रियन हो, चाहे ईरानी शिया हो, अब नियम छोड़ेंगे। तो व्हाट दे डिड वाज़ दे क्रिएटेड अ मोज़ेक लीडरशिप स्ट्रक्चर, 31 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 31 डिफरेंट सेक्टर्स में आप किसको अटैक करोगे आप? आपको पता ही नहीं वो 31 कौन है, एंड दे आर फुली इक्विप्ड। और इन लोगों ने जो बमबारी की है, पहले लो ड्रोन से, तो अब अमेरिका की एक मिसाइल आती है $4 मिलियन की, इनका एक ड्रोन आता है $4000 का। मतलब है ईरानी प्राइस, ईरानी कॉस्ट में आप देखेंगे ना, अमेरिकन कॉस्ट में नहीं देखेंगे। अमेरिका को लगेगा $2.5 लाख है, उनका लोकल में कितना वैल्यू है उसका? वो तो फ्री में बना रहे हैं, देश को बचाने के लिए। तो उसका तो प्राइसलेस हो गया, या तो प्राइसलेस बोले या लो कॉस्ट आपको जो लगाना लगाओ। तो they've created those low cost drones, शायद 139, शायद 138, मार्केट प्राइस है जो भी हो, आई एम गोइंग बाय द जस्ट बाय द कॉस्ट टू द कंट्री, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने वो बना के मास स्केल में 90 किलोग्राम्स का जो वॉरेट लगाते हैं वो लगा के भेजना शुरू किया। इन लोगों ने अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिसाइल्स डालनी शुरू करी, और बीच-बीच में उन्होंने क्या किया, दे हैव मल्टीपल मिसाइल्स। एक है उनका खोराम करके एक मिसाइल है, जो सम पीपल से हाइपरसोनिक है, मेरे हिसाब से वो हाइपरसोनिक नहीं है, बट दे पुट मल्टीपल मिसाइल मिसलेट्स इन दैट मिसाइल। इट्स नॉट क्लस्टर बॉम्बिंग। क्लस्टर बॉम्बिंग में पिन्स डालते हैं बॉम्ब के अंदर, जिससे लोगों के फटता है, तो दैट इज अमेरिका ने यूज किया है सबसे ज्यादा वियतनाम में, ओके, लेकिन अभी वो बैंड है। बट ये मल्टीपल मिसाइल्स ये एमआईआरवी के जैसा होता है, लेकिन इट इज नॉट एमआईआरवी, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, वो एक ही ट्रेजेक्टरी में जाते हैं सारे। सो जब वो बाकी सारे मिसाइल जा रहे हैं, तो आपकी महंगी-महंगी जो सारी जो आप पैट्रियट, थैड, आप 1 साल में 63 तो थैड बनाते हो मिसाइल्स, 63 ओनली बनाते हो। आपके पास टोटल 250 मिसाइल है, कितनी मारोगे? एक टारगेट कितनी मारोगे? तो टोटली इट हैज़ मेड अमेरिकन कॉस्ट इर्रेलेवेंट। आई मीन इतना खर्चा करने के बाद अगर जीत भी गए, इट्स कॉल्ड पायरेट वॉर, जीत कर भी हार गए, यू नो? सो आपके प्लेन्स इतना महँगे-महँगे मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, $2 मिलियन की, $3 मिलियन की, $4 मिलियन की, और वो ड्रोन्स आपसे लड़ रहे हैं सारे। तो उसने पहले इनको पूरा मिलिट्री टर्म्स में बोलते हैं कि सैनिटाइज़ कर दिया। इनके सारे मिसाइल्स हो गए। टुडे ईरान हैज़ अ कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ द एयर नाउ। फिर उसने Su-35 उड़ाए, द लेटेस्ट वन्स, Su-35 S-1s जो रशिया ने उसको दिए हुए। दे आर फ्लाइंग फ्रीली ऑल ओवर ईरान। तो वेयर इज़ द एयर ब्लॉकेड? उसने खत्म कर दिया पूरा। एंड द रिवर्स बॉम्बार्डमेंट दे डिड इन इज़राइल। आज इज़राइल के लोग देख रहे हैं क्या-क्या हुआ एक रात में। बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स गायब हो गए। 7 इज़राइली जनरल्स आर गॉन, के टॉप जनरल्स आर गॉन। बट देयर इज नो मीडिया में बहुत सारी चीजें आपको दबा रहे हैं, मतलब इट्स नॉट। भारत का मीडिया तो आपको मालूम है कैसा है, वी डोंट वांट टू कमेंट देयर। सो अ, उसके बाद आपने लोग लोग बोल रहे थे कि अरे सिविलियन पे आर्किटेक्चर, कुछ सिविलियन है ही नहीं। जहाँ भी अमेरिकन बेसेस होंगे वो सिविलियन क्या हो गया? अमेरिका ने चालाकी करी, अपने बेस से ऑफिसर्स को निकाले, 5 स्टार होटल्स में डाल दिए। बुर्ज अल अरब, फिर सीआईए का ऑफिस था बुर्ज अल खलीफा के पास ही। अभी ये मीडिया की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मुझे कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग बाय एनालाइजिंग द डेटा। इसलिए इतने सारे नोट्स बनाए ना मैंने, सो दैट आई कैन एनालाइज ऑल द डेटा व्हाट दे हैव। सो दे, ऐसा बोला जाता है ईरान इज क्लेमिंग 1000 प्लस अमेरिकन डेड सोल्जर्स। मेरे हिसाब से 250 या 300 अमेरिकन मरे, वो भी बहुत बड़ा नंबर होता है। ऑफिशियली अमेरिकन हैव क्लेम्ड ओनली 3 इंजर्ड, 3 डेड। लेकिन प्लेन्स भर भर के बॉडीज आ रही है कॉफिन्स में। दो हाउ तीन कैन यू। प्लेन 2-3 प्लेन्स के तो मैंने नंबर्स देखे कि अलग अलग नंबर से, तो इसका मतलब एक ही नहीं है।
और सारे 17 से इसका मतलब भरे पड़े होंगे अंदर, अज्यूमिंग और दी तो दे मिसकैलकुलेटेड द होल थिंग। उनको लगा कि हम पहुंच जाएंगे। अब देखिए इसके इंटरनल रीजंस भी हैं। लैरी फिंक ने बोला कि ईरान इज द बिगेस्ट जनरेटर्स ऑफ बिटकॉइंस एंड ब्लॉकचेन में उनका नंबर होना चाहिए सो दैट अवर ब्लॉकचेन इज कंप्लीट, सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो, सो दैट डॉलर इज सेव्ड। नंबर वन कंसर्न ऑफ अमेरिका इज डॉलर बच जाए। नंबर सेकंड इज कि वाइट फाइल्स जो है उसका तीसरा सर्वर ईरान में लोकेटेड है, मैंने आपकी शो में बताया था पहले शो। एंड दैट डेटा अब वो आना शुरू होने वाला है मंडे से। उसमें ट्रम्प की वो वीडियोस आने वाली हैं जो दुनिया देखेगी। आई एम श्योर अमेरिका विल ब्लॉक इट, तो उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। इंडिया तो में दिखेगा नहीं? हम्म इंडिया में दिखेगा या नहीं? इंडिया में तो जरूर दिखेगा, वो तो सब रिलीज हो जाएगा। आप लोगों को बस नॉन नॉन अमेरिकन प्लेटफॉर्म से एक्सेस करना पड़ेगा उसको। तो पेंटागन ने बोला था हमारे पास म्यूनिशंस नहीं है ईरान से लड़ने के लिए, सुनी नहीं ट्रम्प ने। अरे हमारे पास ईरान तो छोटा सा कीड़ा है, हम निकाल देंगे उसको। अगेन रॉन्ग असेसमेंट, रॉन्ग, बट अपने ही झूठ में आप फंस गए। आपने अपना झूठ, व्हाट हैपेंस व्हेन यू लाई टू मच यू गेट कॉट इन योर ओन लाइज। आपको पता ही लगता पहली बार कौन सा झूठ बोला था। तो इनको ये, इन्होंने बोला कि खमेनी इवेंट सब कुछ चला जाएगा, पैक ऑफ कार्ड्स गिर जाएगा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लीडरशिप सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, मतलब दे प्लान फॉर दिस कंटिजेंसी। ऐसा लोग ऐसा ही बोलते हैं। खमेनी हिमसेल्फ वो मतलब देखिए किस तरह फंसाते थे ईरानी लीडरशिप को। बोलते थे कि हमको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है, फिर ऑटोमेटिकली काउंसिल बैठेगी उनकी और उस काउंसिल में बॉम्बिंग करते थे। दिस वाज द वे दे डिड 3 times ऑलरेडी। And this time when Khamenei was killed along with his family, 14 months old बच्ची भी थी उसके अंदर, by the way. That's what I'm saying। ये तो बच्ची को खा जाते हैं ना, इनको क्या फर्क पड़ा है बच्चियों से। ये तो बच्चों को क्या करते हैं आपको बताइए, सभी लोग हैं जो डिसीजन ले रहे हैं। और ईरानी लीडरशिप, आप रिलीजन पे मत जाइए, कुछ इस पे मत जाइए। आप जस्ट देखिए कि जस्ट गो बाय द मेरिट्स ऑफ द केस, ओके, कि वो सब निकाल दीजिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज द सिचुएशन। अमेरिका के 9 बेसेस हैं टोटल। ऑल 9 बेसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट बेस बहरीन वाला, वहां पे उनका 360 डिग्री व्यूइंग रडार लगा होता है। उसके बाद था अल उदेद बेस, द बिगेस्ट इन दैट एरिया रीजन, कतर में है, दोहा में, जहाँ पे आपको रिमेम्बर जब इजराइल ने हमास के लोगों को मारा था और एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के टैंकर्स घूम रहे थे, जब पता लगा कि उसी बेस में वहीं पे मार दिया। ओके, इसने सारे बेसेस को टारगेट किया 9 कंट्रीज में, तो डिस्ट्रॉयड। अभी अमेरिका का एक भी प्लेन वहां पे रिपेयर नहीं हो सकता, एंड एवरी प्लेन नीड्स 2 to 3 hours ऑफ रिपेयर वर्क। अगर F-16 है, F-15 है या F-35 है, तो एवरी प्लेन नीड्स फॉर 1 hour और 45 hours ऑफ रिपेयर दे नीड F-35। अब वो सारे प्लेन वहां से उड़ाने पड़ेंगे टू गो समवेयर एल्स। मींस कहां से लाओगे, अब कितने रखोगे? सो व्हाट दे डिड वाज they attacked all these bases. No more American planes can be repaired now, and they attacked Turkish base also. वहां से भी अटैक कर रहा था अमेरिका। They attacked Cyprus. So the only bases left for America is to attack from Diego Garcia or Germany, or 2 aircraft carriers are still active. One has gone. यूएस अब्राहम लिंकन चला गया, तो उधर से अटैक कर सकते हैं। मतलब कि 180 प्लेन वहां, अब्राहम लिंकन पे भी बॉम्बार्डिंग हुई है या मिसाइलें किसी आगे यू कैन नॉट यूज इट। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो 2 और जेराल्ड, एक जेराल्ड फोर्ड विच इज द लेटेस्ट वन, $13 बिलियन का है। $13 बिलियन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको इजराइल के दूसरे छुपा के रखा है। एंड दे नॉट ओनली अटैक इजराइल की मेजर सिटीज पे, बट ऑल्सो हाइफा ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पे अदानी का पोर्ट भी है। सो देयर इज नो ऑयल इन इजराइल अगर फ्यूचर देखें तो। उन्होंने बड़े स्मार्टली पहले तो उन्होंने ओवरवेल्म किया एयर डिफेंसेस को, अब देयर इज नो एयर डिफेंस एनीवेयर। फिर उन्होंने सप्लाई चेन्स को मारा हर तरफ की,
वन सप्लाई शिप ऑफ यूएस का भी एक मारा उन्होंने। वो तो दिख ही गया लोगों को, विद देयर ओन आईज दे सॉ द शिप गोइंग डाउन, उस पर अटैक किया। सो दे एंड द थर्ड स्ट्राइक जो अब जो कर रहे हैं वो हाइपरसोनिक कर रहे हैं, उसका कोई काट ही नहीं है अमेरिका के पास। सो नाउ, और फिर उसके बाद आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू कतर के वो प्लेन्स गिरने शुरू हो, अपने आप ही उड़ ही नहीं रहे, गिर रहे। और मेजर प्लेटफॉर्म्स लाइक F-15 विच इज अ वेरी मेजर प्लेटफॉर्म, मेरा तो वन ऑफ द बेस्ट, माय मोस्ट फेवरेट प्लेन्स इन यूएस इन्वेंटरी इज F-15। वो ट्रक है, वो स्टेबल है, लाइक बोइंग 777, वो नहीं गिरता कहीं पे। लाइक भारत की एयरफोर्स में उस तरह का कोई कंपैरेबल प्लेन है वो सुखोई MKI। ओके, सो इट्स लाइक ए ट्रक, लार्ज प्लेन, कैरीज लॉट ऑफ बॉम्ब्स, बहुत कैरी करता है, बॉम्बार्डमेंट करता है, वन ऑफ द वेरी एडवांस्ड स्वीट्स। तो उसको भी आपने गिरा दिया, प्लस 2 F-35 गिरा दिए, वो पिछली बार गिराए थे, इस बार एक गिराया है। प्लस आपने 1 B-2 का कैजुअलिटी हम सुनने में आ रहा है, प्लस ऑलमोस्ट 15 to 16 डिसफंक्शनल प्लेन्स नाउ। और ये तो कोई डेटा ही बाहर नहीं आया कि बेसिस में कितने प्लेन गए। नहीं तो अगर इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं होती तो ट्रम्प इमरजेंसी मीटिंग नहीं करता और पेंटागन को डांटता नहीं कि व्हाई डिड यू गो विद डिस्पाइट आवर वार्निंग टू यू। और अब जो एनफोर्समेंट जो अमेरिका भेज रहा है, इट विल टेक अनदर 10 days टू रीच, क्योंकि सारी एनफोर्समेंट प्लेन से तो नहीं जा सकते, वो तो शिप से आएंगी। तभी और सीज फायर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है सीज फायर, और ईरान ने मना कर दिया, नो सीज फायर, उनके अटैक चलते रहेंगे। बिकॉज यू, ऐसा बोलते हैं ना हमारे शास्त्रों में, दुश्मन को मारो उतना कि वो अब जिद पे ना आ जाए। अब वो जिद पे आ गए, दे आर नॉट लीविंग एनीथिंग इन चांस नाउ। दिन में भी अटैक कर रहे हैं, रात में भी अटैक कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दे हैव ए कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी नाउ। इजराइल के न्यूक्लियर डेमन न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया, नेगेव डेजर्ट, तो वहां पे बड़ा ब्लास्ट हुआ। ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक किया, सऊदी अरामको पे अटैक किया, ऑल अदर अमेरिकन रिफाइनरीज पे अटैक कर रहे हैं कि नाउ दे विल बी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, which will be crisis tomorrow morning। अभी स्टॉक मार्केट खुल चुका है, थोड़ी देर खुल जाएगा, 3 घंटे में, will be visible everywhere। तो इट्स ए द ब्लड ड्रेन रेस्पॉन्स वाला है स्टॉक मार्केट में, हम्म ब्लड ड्रेन होने वाला है स्टॉक मार्केट में। ऑयल में भी 15 से 20% बढ़ जाएगा एक ही रात में। ऑलरेडी जब इंडिया में मार्केट खुली है तो दिख रहा है कि $100 तक पहुंच रहा है पर बैरल। हाँ, यहाँ पे कल $4 था एक गैलन का, 4.5, अभी वो 5.9 पहुंच गया है। इट्स अ लॉट ऑफ, लाइक आप सोच लीजिए कि 30% इंक्रीज हुआ प्राइस। और तो नाउ, अब वो बोलते हैं ना, पहले सोचने का था, अब क्यों सोच रहे हो, जब पिटने का समय आया तो आप क्यों सोच रहे हो। मतलब एक तरीके से आप देखेंगे कि अमेरिका वाइप आउट हो गया पूरे मिडिल ईस्ट से 2 दिन। नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी होगा। मैंने सुना है बहुत कुछ है उनके पास, असला बारूद, पूरी क्या आर्म्स लॉबी। कुछ उड़ा कहाँ से उड़ाओगे, कहाँ से उड़ाओगे? आर्म्स लॉबी कहाँ गई है? वो फटाफट मैन्युफैक्चर में लगी है, जैसे वो पैसे प्रिंट करती है, डॉलर ऐसे तो नहीं होता है, ये ऐसे तो नहीं होता है। आप अगर 63 मिसाइलें बना पाते हो ATACMS एक साल में, तो आप क्या 64 बना लोगे, 65 बना लोगे? लेकिन यहाँ पे तो आपको लग जाएगा ना 65, तो 1 मिनट में उड़ जाएगा सारा, कुछ और है नहीं आपके पास। मतलब तो देखा जाए तो ईरान ने यूएस की वीकनेस को बड़े अच्छे से स्टडी किया है, आराम से तसल्ली बख्श। क्योंकि क्या होता था कि हर बार सीजफायर डिक्लेयर करके वापस इकट्ठा होते थे, फिर 2-3 जनरल और मार देते थे, फिर सेलिब्रेट करते थे। तो उसने बोला इस बार नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने उनके जो अयतुल्लाह जो भी उनको बोलते हैं, वो उनका नाम डिफिकल्ट नेम्स आ गया, आई डोंट कांट प्रोनाउंस। खमीनी आया तो आपने उनके सुप्रीम लीडर को उड़ा दिया, उसके सेकंड रैंक को भी उड़ा दिया, उसके थर्ड रैंक को भी उड़ा दिया। तो यू ब्रॉट देयर रिलीजन टू ए स्टैंड, खत्म कर दिया आपने। तो इतना करने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ रिटेलिएट नहीं करेगा, तो मारने से पहले सोचना था। अब तो मिड टर्म पे इफेक्ट पड़ेगा। पता लगा रिजीम चेंजिंग करने गए थे, ईरान की खुद की रिजीम चेंजिंग हो रही है इस समय। I wouldn't be surprised by the way. क्लियरली हो रही है। अब तो अमेरिकन नहीं छोड़ेंगे आपको।
अच्छा, इज़राइल का क्या हाल है इस वक़्त? ये एक तो यूएस की बात हो गई, इज़राइल का क्या हाल है? देखिए, इज़राइल की तो बहुत जम के पिटाई हुई है इस बार। पिछले दिन तो 12 दिन में तो इज़राइल भीख माँग रहा था सीज़फायर की। इस बार जो-जो कर दिया है वो तो अनफॉरगिवेबल है। आई डोंट थिंक सो कि कोई सीज़फायर होने वाला है। और नेतन्याहू तो इज़राइल में है ही नहीं इस समय, भाग गए वो पहले दिन ही। कहाँ भाग गए? सो कहीं होंगे सिक्योरिटी के लिए होंगे कहीं पे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अ, मेबी वापस भी आ गए हों, जहाँ से जाके वापस गए कि फ़ोटो खिंचाने के लिए सब वापस आ जाएँगे। बट पहले दिन तो डेफ़िनिटली गए थे, फ्लाइट रडार्स ने दिखाया, लोगों ने रिपोर्ट किया किस तरह वो प्लेन वेंट टू साइप्रस, देन ग्रीस, देन ही वेंट टू यूरोप, देन ईस्टर्न यूरोप, ताकि ज़्यादा दूर भी ना रहे और सीक्रेट लोकेशन भी रहे। उनको मालूम था क्या रिटेलिएशन होगा। अगर वो होते तो शायद रूमर्स तो ये भी फैले नेतन्याहू पे नहीं है, बट दैट इज़ जस्ट अ रूमर बिकॉज़ अगर ऐसा कुछ होता तो देयर विल बी सम सर्टेन अदर एक्शंस बाय इज़राइल। इज़राइल को मैं कमज़ोर नहीं मान रहा हूँ, ना अमेरिका कमज़ोर है। लेकिन आपके पास लोकली फाइट करने के बेसिस नहीं है। आप कहाँ से B-252 बॉम्बर उड़ाओगे और अगर वो आपको B-2 को ट्रैक कर सकता है, B-2 बड़ा ईज़ी है, वो तो छोड़ ही जाता है। 800 माइल्स, 200, 600, 700 माइल्स मतलब 1000 किलो लिटिल फास्टर देन अ कमर्शियल जेट बट स्लोअर देन अ सुपरसोनिक जेट चलता है, तो उसको तो ईज़िली ट्रैक किया जाएगा। एंड सो एस-300 की आपको रेंज मालूम ही है। So S-300 can tackle up to 50, 30, 45 kilometers in the air. तो इसलिए इट्स बीन अ शॉकिंग फॉर देम, चेकमेट भी आप बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, बिकॉज़ अभी तक तो इतना ही न्यूज़ चल रहा है। बहुत सारा फेक न्यूज़ भी है, जो कि आई एम अवॉइडिंग इट, क्योंकि मैंने वो इसीलिए आपको बताया कि मैं नोट्स बना के, टू मच इन्फॉर्मेशन। इट्स और लाइक फ्लडिंग, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर था, बहुत फ्लड आ रही थी, एंड देन आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स एवरीथिंग डाइड डाउन। नाउ नोबडी इवन वांट्स टू टॉक अबाउट कि रशिया यूक्रेन वॉर में हो क्या रहा है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ से हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारा काफ़ी तेल वगैरह अटैच्ड है, आईएमईसी कॉरिडोर कनेक्टेड है। आपको क्या लग रहा है अभी ये सारे डायरेक्शन में जा रही है? जी। हाँ, तेल तो अफ़ेक्ट होगा, प्राइसिंग अफ़ेक्ट होगी एंड इंडिया विल हैव टू रिलाई ऑन मोर ऑन रशियंस नाउ। तो अभी तो इंडिया बोलेगा भाड़ में जाओ, विल बाय फ्रॉम रशिया इज़ सेफ, क्योंकि इन्होंने जितना भी प्रोग्राम ये बनाया था वो टू टारगेट चाइना, बट चाइना इज़ द बिगेस्ट विनर फ्रॉम दिस वॉर नाउ। तो इसका मतलब भारत के लिए भी बड़ी सुरक्षा की बात है। अमेरिकन बेसेस आर ऑलवेज़ अ थ्रेट टू इंडिया। अब भारत भी बोल सकता है कि अगर ये सही समय बोलना चाहिए, घर से निकलो, विल मैनेज, है ना? और तो अगर ये लड़ाई हफ्तों तक चली, क्योंकि पेंटागन बोल रहा था हम 2 दिन में खत्म कर देंगे, ईरान को विल बैक टू स्ट्रेंथ, क्या स्टेटमेंट से ट्रम्प के। अभी तो वो बात होगी ना, थूक के चाट रहे हैं। क्या स्टेटमेंट्स है ना, 2 दिन में खत्म कर देंगे, यू हैव नॉट सीन द फ्यूरी, उसका नाम ही एपिक फ्यूरी। हम फ्यूरी ऐसी दिखाएँगे, अब पता लगा खुद का फ्यूरी निकल गया, फुरियावा हो गया खुद का। सो नाउ दे आर डिबेटिंग। फ्यूरी का कैट फर हो गया एक्चुअली। हाँ, जी। अब बोल रहा है बिग मूड इज़ इंटेंस एंड पैरानॉइड, ये हुँ। स्टेटमेंट्स हैं। देयर इज़ एंग्जायटी अमंग सीनियर लीडर्स दैट द फाइटिंग विल एक्सटेंड फॉर वीक्स। मतलब हफ्ते का एम्यूनिशन ही नहीं है, क्या लड़ोगे तुम? वो तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा वहाँ पे। तो गोलियों से लड़ेंगे क्या? गोलियाँ तो सबके पास ज़्यादा होती है। फर्दर स्ट्रेटेजिंग लिमिटेड यूएस एयर डिफेंस स्टॉकपिल, एयर डिफेंस तो सब नाउ इज़ गॉन। बहरीन बेस को उड़ाना इज़ ऑलमोस्ट लाइक मेजर बेस को उड़ाना हो गया। अल उदैद, बहरीन, जो पहले हुँ। यूएई बड़े उछल रहे थे, तो हमारे तो बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी है ना यूएई में, जो चिल्ला-चिल्ला के यूएई के गुणगान गाते रहते हैं। तो बोलता हूँ बोट लेके आ जाओ भैया। तो तो अब इस दुबई का हवा निकल गया सबका। तो व्हाट आई एम हुँ। सेइंग इज़ कि अभी तो अ, अमेरिका कुछ दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूएई ने भी बोला, बिकॉज़ दे आर वेरी क्लेवरली अमेरिकन्स वर यूजिंग, उन्होंने सारे अपने जनरल्स को 5 स्टार होटल पे बिठा दिया था। उसने सब जगह टारगेट कर दिया और फिर उसके बाद बोल नहीं, रहे थे कि ईरान का भी जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इवन दो हम हमेशा मोसाद की बात करते थे, किस तरीके से उन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है, पूरे के पूरे आईआरजीसी को और इरानियन एस्टेब्लिशमेंट को। बट अब जो रिटेलिएशन आ रही है, जैसे इन्होंने बुर्ज बुर्ज अल में इन्होंने बैठे हुए सीआईए के सारे लोगों को एक साथ उड़ाया है।
पीपल थॉट कि होटल को उड़ाया है, रेस्टोरेंट्स और उसको उड़ाया है, लोगों को ये नहीं कौन पता था मिलिट्री कि जनरल 7 स्टार होटल में जाके रुकता है? एज CIA अमेरिकन टैक्स पेयर मैं वो चिल्ला के पूछता हूँ कि मेरे पैसे पे 5 स्टार में क्यों रुक रहे हो तुम लोग? मतलब CIA का सेंटर बना रखा था होटल के टॉप पे, बताओ। बांग्लादेश में भी 5 स्टार में बैठे हुए हो आप लोग, कि आप लोग को 5 स्टार के हम पैसे देते हैं बैठने के लिए? नहीं, रेगुलर अमेरिकन के जैसे बैठना चाहिए, जहाँ पे अमेरिकन रेगुलर अमेरिकन रहते हैं। फिर उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजी यूज किया और रशिया ने मजाक बना दिया। रशिया ने बोला कि तुम्हारे हिमलार से तुम अटैक कर रहे हो, वो तो 300 किलोमीटर ज्यादा जाता नहीं है, कौन सा अटैक कर रहे हो तुम लोग? नो क्लू, नो स्ट्रेटेजी, बस गंग हो, घमंड। एंड दर्शकों मैं बोलूंगा, आपके दर्शकों को, जब जस्ट ये ईरान से नहीं निपट पा रहे हैं, जैसा कि आप हमेशा एक चीज कहते हैं यार, मुझे याद है कि यूएस का कहने के लिए चाइना से दुश्मनी है, बट यूएस में वन ऑफ द मेन टारगेट्स कैन बी भारत आफ्टर इट इज डन विद ईरान। देखिए भारत की पोजीशन तो मैंने पता नहीं 50 to 80 टाइम्स वे मोर पावरफुल देन ईरान। तो हमारा तो आवर प्रिपरेशन ना, भारतीय जनरल तो ताली बजा रहे होंगे, अरे यार अगर इसको नहीं झेल पाए तो हमको कहाँ झेल पाओगे भाई, हम तो बहुत लेवल, हमारा लेवल ही अलग है ना? ऐसे तो नहीं रशियन बोलते भारत को गॉड ऑफ आर्टिलरी। इसीलिए दिखाते नहीं है, बिकॉज बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं आजकल, डिफेंस के टॉक्स होते हैं कि हमारे पास ये है वो है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, इट्स नॉट इवन टिप ऑफ द आइसबर्ग। दिखाते नहीं है। 1/10 होता है ना, जैसे वो पानी के अंदर वो कौन सा बर्फ का गोला होता है कि सिर्फ थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होता है और नीचे बड़ा सा पोर्शन होता है, वैसे ही भारत का है। भारत दिखाने में बिलीव नहीं करता, पर जब पीटने की बारी आती है तो जितने अच्छे से वो पीटते हैं। बाय द वे ऑपरेशन पाकिस्तानियों को पूछो ना भारतीय गोलों का असर क्या होता है। वो ऑपरेशन सिंदूर कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो कुछ और ही हो गया है यहाँ पे, ये तो रशिया यूक्रेन का पार्ट 2 हो गया है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो एक बड़ा यहाँ पे तो कुछ, अब क्या बताएं, यहाँ पे छोड़ दीजिए। अलग ही कहानी। वर्ल्ड इनको लगा था आएंगे स्टाइल में, जैसे कि वो वेनेजुला वाले उसको उठाया था वैसे ही उठाएंगे और लेकर चले जाएंगे या कुछ कर लेंगे। हाँ, और ये वेनेजुला से समझा, यहाँ पे तो हमने इनका हैप्पी बर्थडे हो गया। हाँ, यहाँ पे इनका हैप्पी बर्थडे हो गया। पिछवाड़े पे जो पड़ रही है बम की बम, वो बड़ी मजेदार है, बट एक यहाँ पर मानना पड़ेगा कि एक एक्सटर्नल अटैक ने पूरे देश को यूनाइट कर दिया, जो दिखता था कि अपने आप में बहुत वीक है, एक्चुअली नहीं, वो फ्रैगमेंटेड तो है। नैरेटिव था ना, वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव था, दैट इज नॉट ट्रूथ। वो तो मुझे पहले से मालूम, दे आर वेरी वेल यूनाइटेड। टू ब्रिंग इट टू पीपल्स दिस थिंग अटेंशन, ईरान के लोग बहुत तकरीबन मेजोरिटी है प्रो भारत, नॉट लाइक द लीडरशिप देयर, दे प्रो भारत एंड दे आर नॉट इतने रैडिकल जो दिखाया जाता है। मतलब अंदर की खबरें बहुत जल्दी निकलती नहीं है, ज्यादातर हम वही देखते हैं जो अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सारे जो एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल छापते हैं, ज्यादातर हमें वो नजर आता है। बट लेट्स सी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने इंटेलिजेंस की बात करी, मैं एक लाइन बस ऐड करूंगा कि मिलिट्री फोर्सेस की तो हमने बात कर दी, यू नो, इंटेलिजेंस में जो भारतीय इंटेलिजेंस है इज वे मोर पावरफुल देन एवरीबडी कंबाइंड ओवर देयर। तो ऐसा मत सोचिए कि हमको ईरान के टारगेट्स मालूम नहीं है, हमको ईरान के टारगेट्स ही मालूम। ओके, तो वी आर वेरी गुड ओवर देयर। तो अभी ये सब हर्षद देखने के बाद तो, और जो उन लोगों ने किया है, तो भारतीय सेना के पास तो पहले से नोट्स होंगे, अच्छे नोट्स बना रहे होंगे कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लिस्ट। तो पाकिस्तान का पूरा फुल प्रूफ, हम तो पाकिस्तान पे जस्ट फोकस करते हैं, बट इफ यू लुक एट द कैपेसिटी, मैं कंबाइंड कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग ड्रोन्स, एवरीथिंग। वी आर द बिगेस्ट इन दिस एंटायर रीजन, बिगेस्ट फ्रॉम वियतनाम टू सीरिया, वी आर द बिगेस्ट। और अगर ईरान मैन्युफैक्चर करता है 80,000 ड्रोन अ मंथ, देयर कैपेसिटी, ओके, 80,000, और 300 बैलिस्टिक मिसाइल मंथली प्रोड्यूस करते हैं, और कैपेसिटी वे मोर, वी आर वे मोर देन दैट। तो कोई चांस ही नहीं किसी का भी। इसीलिए अब पता लगा कि अमेरिका आंख उठा के क्यों नहीं देखता भारत की तरफ, नहीं देख सकता। सो अगर वो ईरान को नहीं झेल पा रहा है, हूती को नहीं झेल पा रहा है, तो कहाँ देखेगा। बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा अपनी लाज बचाने के लिए
थोड़ा अमेरिका स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेगा, बट आई जो न्यूक्लियर का थ्रेट दिया जा रहा है, आई डोंट थिंक सो दैट विल बी मोर रेलेवेंट एज ऑफ नाउ, राइट? अगर ऐसा हुआ, देन इट विल बी अ टोटली डिफरेंट वॉर आफ्टर दैट। राइट। फिर उसके बाद तो वो बना के डालेंगे उसी वक्त, बिकॉज द गुस्सा भी बहुत ज्यादा है ईरान में। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, किसी के धर्म गुरु को मतलब मत पंथ गुरु को मार दिया, विच इज नॉट गुड। आप जितना भी करो उस लेवल पे आप टच मत करो। अब जैसे कोई पाकिस्तान की हिम्मत हो जाए हमारे मंदिर पे अटैक करने की, अब देखो क्या होता है उसके बाद। फिर तो लोग हमारे सड़क पे उतर के पाकिस्तान को मार पीटने उतरेंगे। दैट विल बी डिफरेंट फायर, इज एज गुड एज दैट। राइट जी। देखते हैं आगे सिचुएशंस कैसे चेंज होती है, बट यस, ईरान इज नॉट बैकिंग डाउन एंड आई थिंक ईरान ऑफ लेट जहां पर भी यूएस ने लड़ाइयाँ की हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, वियतनाम उससे पहले हो, और भी एक दो कंट्रीज शुटपुट जो उन्होंने किया है, ईरान सीम्स टू बी द फॉर्मिडेबल वंस। इट्स नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन, जिसको कहते हैं, इट्स गोइंग टू गिव अ वेरी ब्लडी नोज टू यूएस। पुश्ते याद रखेंगी, बट वील कीप इट अप बिकॉज वेस्टर्न एशिया कहें या मिडिल ईस्ट कहें, हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है। हमारा आईएमसी कॉरिडोर यहीं से निकलता है। बहुत सारी सिचुएशंस हैं। भारत दोनों तरफ आराम से प्यार से बात कर रहा है। भारत के लिए काम कर रहा है, मैं ये कहूंगी। तो मोदी जी अपनी एक्सीलेंट डिप्लोमेसी पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। जयशंकर जी, मेरे को लगता है एक रूम में काफी सारे फोन एक साथ लगाए हुए होंगे। हमने अपने द ऑल्टरनेट मीडिया ट्विटर हैंडल पे शेयर भी किया था कि वो लगे होंगे, अच्छा किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, अच्छा ये टाक 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 एक साथ प्रेस करो, सबको भेज दो। प्लीज रिकंसाइल, बात करिए, कोलैबोरेट करिए, टॉक करिए, हार्मनी रखिए। वो एक डिप्लोमेटिक की कुछ एक रटी रटाई लाइन्स है। आदि भाई, आप भी बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, अच्छा ये वाला वर्ड ऐड कर दो, ये वाला वर्ड ऐड कर दो, एंड दैट्स इट। सबको पता है कि हमारे वर्ड ऐड They करने don't से use ChatGPT, by the way. They don't use ChatGPT. यूज ChatGPT, मैं उसकी तरफ इशारा नहीं कर रही, बट देयर इज अ पर्टिकुलर सेट कपल ऑफ लाइंस जो हमेशा ट्वीट होती हैं, एंड वहीं से वो निकल कर आती हैं। बट अभी इस सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है अब प्रोलॉन्ग्ड वॉर की तरफ मिडिल ईस्ट बढ़ रहा है। अगर ये 2 महीने से ऊपर खिंच गया तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होने नहीं, वाली 2 महीने तो अमेरिका झेल नहीं पाएगा। इट विल बी मैक्सिमम 3-4 डेज मोर। उसके बाद ट्रम्प भाई साहब बोलेंगे चलो मैं नतमस्तक होता हूँ, सारी फोर्सेस वापस बुलाता हूँ, है। मुझे एंड लगता विदाउट नहीं मेकिंग है ट्रम्प बैक डाउन करने वाला है। ही इज अ वेरी एरोगेंट मैन, अपने उस पे ले लेता है, मतलब अहम पे ले लेट अस सी, बिकॉज जब आपके पास खाने का नहीं होगा तो आप क्या करोगे? बिकॉज़ उसको हम्बल होना नहीं आता है, यू नो, वो घमंडी है बहुत Where ज़्यादा। will you take 10,000 soldiers and how? पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सा प्लेन कौन से बेस पे उतारोगे? तो हम्म, मुझे लगता है कि इंडिया विल गो एंड रेस्क्यू ऑल ऑफ देम। आई जस्ट होप कि ये अना पे इतनी बात ना आ जाए कि न्यूक्लियर वॉर तक चला जाए। वैसे इंडिया विल प्ले द मेजर पार्ट इन दिस सीज फायर, हम्म, और मुझे लगता है कि जो भी होगा इंडिया के उस पे होगा। तो इस समय अमेरिका को भारत को बड़ा इंडिया, तगड़ा नेगोशिएशन करना चाहिए इस बार। हम्म, सर्जियो गोर को और जितने भी भारत के सारे रिजीम चेंजिंग गेम्स है, ओपनली बोलो भाई, इसको खत्म करो सारे, ऑल ऑफ देम। बांग्लादेश से निकलो, डियो गार्सिया से निकलो। इंडिया शुड पुट टफ कंडीशंस नाउ। टफ कंडीशंस, राइट। यस, काहे को करें हम अपना खाली पीली अपना टाइम काहे को वेस्ट करें? व्हाई शुड वी? हाँ, एग्जैक्टली, अदरवाइज लड़ो मरो। लड़ते रहो, तुम्हारा नुकसान, हम बैठ हमारी के तरफ देख। आएगा तो हम दोनों को ठोकेंगे। वही तो, व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम एंड मनी? क्योंकि प्लेन एग्जैक्ट उड़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, इधर-उधर फालतू, उतना डोमेस्टिक इश्यूज में लगा सकते हैं दिमाग। So let एग्जैक्टली them beg to India this time, and it goes for both the countries. नहीं, बैक करें, बट इंडिया शुड नेगोशिएट स्ट्रांग कि आप डियो गार्सिया से निकलो, इधर से निकलो, उधर से निकलो, ट्रेड डील का ये सब कैंसिल करो। अगर कोई झुकता है तो पूरा झुकाओ ना, दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। यहाँ पे Now, चाणक्य नीति का गुणगान मत करो, चाणक्य नीति को फॉलो करो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। that's अगर वो समझ नहीं आती तो विदुर नीति फॉलो करो, यहाँ पे विदुर नीति अच्छी तरह चलने वाली है। बिल्कुल सही। So विदुर नीति के स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को, रिसर्चर्स को हमारी तरफ से सरप्राइज है। They are welcome to join the Alternate Media Conference. It's a very very nominal price we have kept, and this is especially, this is the first time we have introduced this section because आगे आने वाला फ्यूचर उनके हाथों में, and we want them to attend such conferences and such seminars.
सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, अपने फेवरेट लेक्चरर से, प्रोफेसर से सीखने को मिलता है ऐसे मौकों पे। सो ऑल्टरनेट मीडिया की वेबसाइट पे जाइए, जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, जब आप इस पे स्कैन करते हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सेक्शन है, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स के लिए, जो कि बहुत नॉमिनल है, 500 जस्ट टू फिल्टर आउट द राइट काइंड ऑफ पीपल। वी हैव डन दैट, शायद नहीं तो हम वो भी नहीं रखते। एंड प्लीज गो एंड रजिस्टर देयर। और अगर आप अपनी किसी पर्टिकुलर फेवरेट सेशन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वी आर वेरी गोइंग टू बी सून releasing the session wise posters of every speaker, and all the details will be there. प्लीज जल्दी जल्दी रजिस्टर करें, और सीट्स लिमिटेड है, खत्म होने वाली हैं। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं पर वो मेरी सहायता करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो वो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।